जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एडिटोरिया बिहार तत्व संग्रह से। आज देखेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। तो आधुनिक बिहार के इतिहास में देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह और 1857 ईस्वी के क्रांति में बिहार का क्या योगदान रहा, और राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, और फिर बिहार जो है एक पृथक राज्य के रूप में गठन। तो यह सब देखेंगे आधुनिक बिहार के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। तो सर्वप्रथम बिहार में पुर्तगाली आए थे, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। तो बिहार में सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगालियों के द्वारा आए, जो है इसका आगमन हुआ था। और हुगली से पटना के तक की यात्रा इन्होंने नाव के द्वारा किया था। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले आदि प्राप्त करते थे। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो डचों ने जो है अपना व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किया था 1632 ईस्वी में, कहाँ? तो पटना में। और यह पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत के आसपास किया था। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र और सोरा आदि में अत्यधिक थी। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किया, लेकिन वे 1621 ईस्वी में बंद हो गई। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता हालांकि 1651 ईस्वी मिला। तो व्यापारिक केंद्र जो स्थापित करने में सफलता कब मिला? तो 1651 ईस्वी में। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने 1632 ईस्वी में बिहार आया। तो पीटर मुंडी कब बिहार आया? तो 1632 ईस्वी में। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी और डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा था। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजारबाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। तो अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री की हम बात करें तो वर्तमान में गुलजारबाग जो पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय वहाँ पर स्थित था। डैनिश जो है कंपनी डैनिश कंपनी 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। तो डैनिश कंपनी जो है अपनी कोठी स्थापित किया था कहाँ पर? तो यह जो है पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप। कब? तो 1774 ईस्वी। मुगल शासक फर्रुखसियर जो कि 1713 से 19 तक मुगल बादशाह रहे थे। तो मुगल शासक फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के के प्रयोग करने की मान्यता भी दिया था। इसी घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो यह हो जाएगा फर्रुखसियर जो अनुमति दिया था अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की और कहीं भी सिक्का का प्रयोग करने की जो मान्यता दिया था, इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आइए अब देखते हैं बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। तो अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे। व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक ही था। 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो अलवर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी में, उसके बाद जो है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो गया। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया, यानी कि मीर जाफर कह सकते हैं कि अंग्रेजों का कठपुतली के रूप में नवाब बना। और 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसी का दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था अंग्रेजों ने। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। तो मीर कासिम जैसे ही अंग्रेजों नवाब बना बंगाल का, तो अपने जो राजधानी जो है बंगाल का उसको स्थानांतरित करके मुंगेर ले आया। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। तो 1763 ईस्वी में दोस्तों मीर कासिम जो है भागकर कहा तो पटना आ गया, और पटना में उसने अंग्रेजी जो फैक्ट्री था उस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इसके बाद वह अवध का नवाब शुजाउद्दौला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला।
तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के नेतृत्व में हेक्टर मुंडो था। उनके बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। तो अंग्रेजों का नेतृत्व जो है हेक्टर मुंडो के द्वारा किया जा रहा था और इस युद्ध में तीनों सेनाओं की हार हो गई, यानी कि तीनों सेनाओं की जो है हार हो गई, जिसमें कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय था। फिर 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि हुई। तो 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की संधि, इसके तहत मुगल जो है सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक 26 लाख रुपये वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी यानी कि लगान वसूलने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। 1766 ईस्वी में दोस्तों पटना स्थित 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडल का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी का नवाब यानी कि नायब दीवान बनाया गया था। 1770 ईस्वी में बंगाल जो है बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया था। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टियन द्वारा गोलघर का निर्माण किया गया। तो गोलघर का निर्माण की अगर हम बात करें तो गोलघर का निर्माण जो है कब 1784 ईस्वी में और ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन के द्वारा किया गया था। अब है दोस्तों जनजातीय विद्रोह। तो जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के जो प्रमुख जनजातीय विद्रोह है वह है तमाड़ विद्रोह, जो कि 1779 से 90 के मध्य हुआ था और यह छोटा नागपुर के क्षेत्र के आसपास हुआ था। चेरो विद्रोह 1800 से लेकर 1802 ईस्वी तक हुआ था, पलामू में हुआ था। इसका नेतृत्व भूषण सिंह के द्वारा किया गया था। हो विद्रोह 1820 से 21 के बीच हुआ था, सिंहभूम में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच छोटा नागपुर के आसपास हुआ था। बुद्धो भगत के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था कोल विद्रोह का। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 और यह संथाल परगना के आसपास हुआ था। सिंधु, कान्हू, चांद एवं भैरव के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था संथाल विद्रोह का। सरदारी विद्रोह की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह 1858 ईस्वी से 1895 ईस्वी के मध्य हुआ था। छोटा नागपुर और सिंहभूम के आसपास हुआ था। और मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी के आसपास छोटा नागपुर में हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। ताना भगत का विद्रोह जो है ताना भगत विद्रोह यह 1913-14 के मध्य हुआ था। गुमला के आसपास और जतरा भगत के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अब है दोस्तों संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी के आसपास संथाल विद्रोह हुआ था। 1857 ईस्वी के क्रांति के तुरंत बाद यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था, जिसे दमन ए कोह के नाम से जाना गया। यानी कि दामन ए कोह के नाम से जो है जाना गया इस विद्रोह को। और यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। पूछा जा सकता है कि प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह कौन सा था? यह संथाल विद्रोह था। इस विद्रोह के कारण बाहरी लोग यानी कि दिकुओं द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं पढ़ा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि भी था। इस विद्रोह का नेतृत्व यानी संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना एवं माझी व्यवस्था को भी मान्यता दी गई। अब है दोस्तों मुंडा विद्रोह। यह 1895 से 1900 ईस्वी के आसपास था। मुंडा विद्रोह यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उल गुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। तो मुंडा विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? यह हो जाएगा उल गुलान विद्रोह। इस विद्रोह के कारण जो है दिकुओं द्वारा शोषण, खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन और धार्मिक मामले में हस्तक्षेप आदि था। इस विद्रोह के नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था और उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा भी प्राप्त की थी। उन्होंने स्वयं को सिंह बोगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण, शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश भी दिया था।
तो मुंडा विद्रोह की अगर हम बात करें तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था और उन्हें आनंद पांडे के द्वारा जो है वैष्णव धर्म की दीक्षा दिया गया था। पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा को वैष्णव धर्म की दीक्षा जो प्राप्त हुई किसके द्वारा, तो यह आनंद पांडे के द्वारा। और उन्होंने स्वयं को सिंह बोगा का अवतार बताया था बिरसा मुंडा ने। उन्हें आचरण शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश भी दिया था बिरसा मुंडा के द्वारा, यह उपदेश दिया गया था। और इस विद्रोह के तीव्र रूप 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया था। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कब किया गया था दोस्तों? यह 3 फरवरी 1900 ईस्वी को किया गया था। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई, यानी बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हो गया था। किस कारण? तो हैजा के कारण हो गया था। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 जो है पारित किया गया। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? 1908 ईस्वी में। अब है दोस्तों 1857 ईस्वी के क्रांति से पूर्व बिहार में हुए कुछ विद्रोह या आंदोलन, जैसे कि बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक जो है अब्दुल अल बहाव थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी जो कि रायबरेली से थे, इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। आरंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में यह बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। भारत में जो है इस विद्रोह के 2 केंद्र थे बहावी विद्रोह का। प्रथम जो है केंद्र सितना जो कि पश्चिमोत्तर सीमा पर था। दूसरा केंद्र पटना था। पटना केंद्र में धन एवं स्वयं सेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने। पहला था इनायत अली, उसके बाद विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। बंगाल का जो फराइजी आंदोलन या बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। तो बंगाल में जो फराइजी आंदोलन हुआ था यह बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला एवं 1865 ईस्वी में पटना अधिनियम चलाया गया था। तो पटना अभियान जो चलाया गया था, पटना अभियान, यह 1865 ईस्वी में चलाया गया था। बहावी आंदोलन को कारावास था मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः यह आंदोलन दबा दिया गया। तो यह था बहावी आंदोलन। अब है नोनिया विद्रोह जो कि 1770 से लेकर 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था। नोनिया विद्रोह बिहार के सोडा उत्पादक वर्ग नोनिया के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। तो नोनिया विद्रोह का जो है किसके द्वारा किया गया था? तो सोडा उत्पादक वर्ग के द्वारा जो है नोनिया विद्रोह किया गया था। सोडा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। तो सोडा का उपयोग जो है कौन सी चीज बनाने में किया जाता था? तो यह बारूद बनाने में। बिहार में सोडा उत्पादक जो मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया आदि के क्षेत्र में यह कार्य किया जाता था। बिचौलियों कच्चा सोडा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोडा बेचना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों के द्वारा यह विद्रोह को भी दबा दिया गया था। तो नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। सोडा उत्पादक वर्ग के द्वारा यह किया गया था। और इसका मुख्य केंद्र जो है मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया था। अब है दोस्तों लोटा विद्रोह, यह 1856 ईस्वी में हुआ था। लोटा विद्रोह यानी कि 1857 ईस्वी क्रांति से 1 साल पहले। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। तो लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जेल कैदियों के द्वारा यह किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। तो इस प्रकार से लोटा विद्रोह सफल रहा, जो कि पीतल का लोटा पहले दिया जाता था जेल में कैदियों को, और मिट्टी के लोटा जो है देने का निर्णय लिया था, जिसके विरुद्ध जो है यह विद्रोह हुआ था। तो लोटा विद्रोह 1856 मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों के द्वारा। अब है दोस्तों 1857 ईस्वी क्रांति और उसमें बिहार का क्या योगदान रहा। तो बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों
के विद्रोह से हुआ था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। रोहियों के द्वारा विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया और विद्रोही सैनिक को फांसी दे दी गई। तो 1857 क्रांति की हम बात करें, बिहार में 1857 क्रांति 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिला के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ था और रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड के द्वारा यह दबाया गया था। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। तो पटना में जो विद्रोह का नेतृत्व जो है 3 जुलाई को हुआ था और पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने यह किया था। विद्रोह में अहोम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी की सजा दे दी गई। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। तो मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट जो सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उस दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू किया। तो सैनिक शासन जो लागू किया यह 30 जुलाई को लागू किया था। कहाँ कहाँ? तो यह सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना में। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया और उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपया लूट लिया। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह, जगदीशपुर के जमींदार था बाबू कुंवर सिंह, इन्होंने बिहार में हुई 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट करने के लिए निमंत्रण भी दिया था। तो कमिश्नर जो है टेलर ने पटना में भेंट करने के लिए निमंत्रण दिया था, मगर मौलवी अहमदुल्लाह के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह जो है प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया और 27 जुलाई 1857 ईस्वी को आरा पर अधिकार कर लिया। तो जगदीशपुर में गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापना किया था और 27 जुलाई को 1857 ईस्वी को आरा पर अधिकार भी कर लिया था बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंच गए। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 ईस्वी में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया और उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया था। 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित कर दिया था। शिवराजपुर घाट जो कि गंगा नदी किनारे था, पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया था। तो कुंवर सिंह का कौन सा हाथ? तो बायां हाथ घायल हो गया था। तो यह शिवराजपुर घाट जो कि गंगा नदी पर था, गंगा नदी में ही है शिवराजपुर घाट, और यहाँ जो है पार करने क्रम में सेनापति डगलस ने गोली चलाया था जिस पर कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया था। उन्होंने अपना बायां हाथ काट कर गंगा में प्रभावित करते हुए कहा कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अंकिचन भेंट स्वीकार करो। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। तो कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकिशन सिंह को उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया था। फिर है कांग्रेस की स्थापना और बिहार। तो कांग्रेस की स्थापना और बिहार 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई के गोकुलदास
संस्कृत विद्यालय में किया गया था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था और इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था। यानी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 जो है प्रतिभागियों ने भाग लिया था, प्रतिनिधियों ने कुल भाग लिया था, लेकिन बिहार से कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो दोस्तों कांग्रेस की जो दूसरी अधिवेशन हुआ इसमें बिहार से कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन 27वां अधिवेशन, 37वां अधिवेशन और 54वां अधिवेशन। तो कुल 3 जो है कांग्रेस का अधिवेशन जो कि बिहार में हुआ था। 27वां अधिवेशन 1912 बांकीपुर पटना में हुआ था और इसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर ने किया था। हालांकि 37वां कांग्रेस का अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था और यह गया में हुआ था। चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। 54वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में रामगढ़ झारखंड में हुआ था और मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। अब है बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन और बिहार। तो बंग भंग आंदोलन जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी किया था और यह जो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। तो बंगाल विभाजन प्रभावी 16 अक्टूबर 1905, घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी की। बंगाल विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन आरंभ हुआ। तो बंगाल विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है शुरू हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल की जो प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। तो दरभंगा में रक्षाबंधन यह 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को मनाया गया था। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1606 ईस्वी में किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब? यह 1606 ईस्वी। बंगाल विभाजन के रद्द 1911 ईस्वी में किया गया था और दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन का रद्द किया गया था दोस्तों। अब है मुजफ्फरपुर कांड 1908 ईस्वी। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया? यह 30 अप्रैल 1908। कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी पर प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बमकांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने हेतु आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। तो खुदीराम बोस को जो फांसी की सज़ा मिली, फांसी जो दी गई थी सज़ा, यह 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, उस वक्त उनका उम्र 18 वर्ष था। अब है दोस्तों होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल आंदोलन की स्थापना हुई। तो होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में जो है इसकी स्थापना कब? तो 1916 ईस्वी। बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। तो बिहार में जो है होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई किसकी अध्यक्षता में? तो मौलाना मजहरूल हक की अध्यक्षता में। कब? तो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी। खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिंह सिन्हा एवं उपाध्यक्ष एवं चंद्रवंशी सहाय तथा बैद्यनाथ नारायण सिंह इसके सचिव बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 ईस्वी को एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 ईस्वी को पटना आई। तो श्रीमती एनी बेसेंट जो पहली बार जो पटना आई थी यह 18 अप्रैल 1918 ईस्वी और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 ईस्वी को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। अब है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण में किसान के लिए तिनकठिया प्रणाली प्रचलित थी। तो तिनकठिया प्रणाली जो प्रचलित था कहाँ? यह चंपारण में।
इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी और वे आर्थिक रूप से शोषक भी थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भड़हवा गांव के मुरली भड़हवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया और ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित भी किया था। गांधी जी ने 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे। तो महात्मा गांधी जी ने कलकत्ता से पटना कब पहुंचे? 10 अप्रैल 1917 ईस्वी और 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया था। चंपारण की जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉर्क ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी को चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी किया और धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया था। फिर गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया। तो चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन जो किया था, जिसके इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई थे और महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और DJ रीड तथा G रेनी आदि इनके सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट पर तिनकठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग जो है पूर्ण रूप से सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरूल हक और राजकुमार शुक्ल एवं रामनमी प्रसाद और शंभूशरण आदि थे। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी को मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो चंपारण आंदोलन से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज में विद्रोह का आंदोलन किया था। अब है किसान सभा। किसान सभा 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। तो किसान सभा का गठन दोस्तों यह जो है मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में किया गया था। कहाँ? तो मुंगेर में 1922-23 में। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की उपाध्यक्ष थे, यानी कि श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर इसके सचिव थे। 1928 ईस्वी में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने बिहटा यानी पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। तो बिहटा में जो है औपचारिक किसान सभा की स्थापना 1928 ईस्वी में किया था। नवंबर 1919 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई, जिसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन और पंचानन शर्मा, यदुनंद शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुई। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1934 ईस्वी में। इसके अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन। हालांकि तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बरहिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष भी किया था। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी शाहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था दोस्तों, जिसके सचिव NG रंगा थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा के गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में कहाँ? तो लखनऊ में, और यह किसकी अध्यक्षता में? स्वामी शाहजानंद की अध्यक्षता में, जिसके सचिव NG रंगा थे। किसान सभा के मुख्य जो उद्देश्य था
किसान सभा के मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना और उनका समाधान करना था। तो बिहार जो प्रांतीय किसान सम्मेलन, तो प्रथम जो बिहार प्रांतीय किसान सभा हुआ था यह सोनपुर में हुआ था 1929 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दूसरा, गया में 1934 ईस्वी में अध्यक्षता दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। तीसरा, हाजीपुर में 1935 में स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। प्रमुख किसान नेता की अगर हम बात करें तो गया के क्षेत्र के जो प्रमुख नेता थे यदुनंद शर्मा, दरभंगा और सारण के थे यमुना काई, और अंबाड़ी यानी कि सिवान के जो थे प्रमुख नेता राहुल सांस्कृत्यायन, और मुंगेर जो कि बरहरिया ताल के थे शर्मा कार्यानंद शर्मा। नेक्स्ट है दोस्तों खिलाफत आंदोलन और बिहार। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्र द्वारा तुर्की के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्र के द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खलीफा आंदोलन 1919 से 23 के बीच हुआ था। नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई, जिसमें शांति समारोहों का बहिष्कार का आह्वान किया गया था। मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया था। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को जो है समाप्त कर दिया गया था। अब है दोस्तों असहयोग आंदोलन और बिहार। अब है असहयोग आंदोलन और बिहार। तो सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, और कांग्रेसपुर के नागपुर अधिवेशन 1920 में थे पूर्ण स्वीकृति मिली। तो असहयोग आंदोलन को पूर्ण स्वीकृति कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दोस्तों 1920 में मिला। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन जो भागलपुर में था, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ। तो नशाबंदी आंदोलन 1920 में हुआ था नवंबर में। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी, मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्राचार्य जो है राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया। तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 गांधी जी के द्वारा। मजहरूल हक इसके कुलाधिपति बने और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। तो सदाकत आश्रम की स्थापना जो है असहयोग आंदोलन के दौरान ही किया गया था, और यह मजहरूल हक ने किया था, और इसके लिए जमीन जो दान में दिया था यह जो है खैरू मियाँ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया। तो दी मदरलैंड नामक जो है अखबार निकालना प्रारंभ किया कब? तो 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरूल हक के द्वारा। कहाँ से था? सदाकत आश्रम से, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। तो युवराज जो है प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन का हुआ 22 दिसंबर 1921 को। उस दिन पटना शहर में हड़ताल का आयोजन भी किया गया था। 5 फरवरी 1922 को चोरी चुरा के घटना के बाद गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार से असहयोग आंदोलन मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। यानी कि ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए शरिया संस्था गठन फुलवारी में किया गया था।
नेक्स्ट है दोस्तों स्वराज पार्टी और बिहार। तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ था और यह बिहार के गया में हुआ था। तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 बिहार के गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। तो बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, जिसमें श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और सचिव जो है अब्दुल बारी थे। अब है दोस्तों साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसका आगमन पर जो विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 ईस्वी में दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन भी किया था। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया था। अब है दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो 1931 ईस्वी में गंगाथरन सिन्हा, रामानंद मिश्रा और रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन की स्थापना की। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संस्था स्थापित किया। यह किया था गंगाथरन सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी ने 1931 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्य में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगाथरन सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ला आदि थे। इस संगठन के मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाना एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी प्रस्ताव पारित किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी प्रस्ताव जो है पारित किया गया था दोस्तों। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्व मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की। तो दांडी यात्रा प्रारंभ कब किया था गांधी जी ने? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ किया था। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। तो बिहार में नमक सत्याग्रह का जो आरंभ हुआ था बिहार में, यह 15 अप्रैल को हुआ था और चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में स्वदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों का भी विरोध किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में स्वदेशी वस्त्र एवं शराबों की दुकानों का भी विरोध किया गया। 1930 ईस्वी में मई में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई। तो स्वदेशी लीग की स्थापना मई 1930 में, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया था। 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस का अवैध संगठन घोषित किया गया। यानी कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित किया गया था 30 जून 1930 ईस्वी को। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 माह की कैद की सजा दी गई थी। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। तो गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। गांधी जी के द्वारा असहयोग को
गांधी जी के द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तथा बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 1937। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। चुनाव में 152 स्थानों में से 107 स्थान पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजयी रहा। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। तो कांग्रेस को बिहार में पूर्ण रूप से बहुमत मिला। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिला। तत्कालीन राज्यपाल MG हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में गठित हुआ। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री की बात करें तो मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्याग दिया। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो बिहार में दोस्तों प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? तो 20 जुलाई 1937 ईस्वी को किसके नेतृत्व में? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, तो बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष राम दयालु सिंह। प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को त्यागपत्र दे दिया। आइए जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा और बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करोड़ मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेता की गिरफ्तारी का विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। तो बलदेव सहाय महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। तो सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ जो है इमारत पर झंडा फहराने का जो प्रयास किया था विद्यार्थियों ने, यह 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए और अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। दोस्तों उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा और राजेंद्र सिंह एवं राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी और जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। तो इस गोलीकांड में कितने शहीद हुए थे? 7। उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा तीसरा हो गया, राजेंद्र सिंह चौथा, राम गोविंद सिंह पांचवा और देवी पद चौधरी और जगपति कुमार, यह कुल 7 व्यक्ति जो है गोलीकांड में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसके शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया था, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1956 ईस्वी में किया गया था। साथियों 12 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय जो है केंद्र संगठित हुआ। तो आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र जो संगठित हुआ, यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में हुआ था और इसके गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया था। आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवारों से फांद कर भाग निकले और आज़ाद दस्ता का गठन किए थे।
नेपाल में आजाद दास्ता के प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित किया गया था। तो आजाद दास्ता के प्रशिक्षण शिविर जो है कौन से जंगल, तो राजविलास जंगल में गठित हुआ था। इसमें बिहार के युवाओं ने छापामार युद्ध और अग्नि अस्त्रों को जलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आजाद दास्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल और रामानंद मित्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता थे। आजाद दास्तान के रेडियो प्रचारक का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। रेडियो प्रचारक का दायित्व था किसके नेतृत्व में, तो राम मनोहर लोहिया। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अंततः आजाद दास्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर क्या किया, कब्जा कर लिया और स्वराज ट्रेन के नाम से यह ट्रेन चलने लगा। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र कहाँ था दोस्तों, गांधी मैदान। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्च था। बाद में 1948 ईस्वी में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान पटना हो गया। उस वक्त उसका नाम पटना लॉन्च था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8783 को सजा हुई और 134 जो शहीद हुए, 362 व्यक्ति घायल हुए थे। अब है दोस्तों पृथक बिहार राज्य का गठन। तो पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। पृथक बिहार राज्य का गठन का श्रेय किसे जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय और नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक जो है महेश नारायण। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। तो बिहार जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 ईस्वी में हुआ था। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, इसके प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ था। इसमें प्रथम जो है बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ था, जिसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा ने 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन के प्रस्ताव पेश किया था। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा की गई। अब है दोस्तों आधुनिक बिहार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार में भ्रमण कर मुस्लिम लीग के प्रचार प्रसार कब किया, 1937 ईस्वी। 1938 ईस्वी में अबुल कयूब अंसारी ने मोमी कांग्रेस की स्थापना की। तो मोमिन कांग्रेस की स्थापना कयूम अंसारी ने किया था 1938 ईस्वी में। इन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रखते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थियोडोर सोरेन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार के महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती सेलबाला रॉय, श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती बिंदवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी और श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी। आशा सहाय 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। तो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई जो है आशा सहाय 1943 ईस्वी। 1946 ईस्वी में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया था। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती
जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दिया। तो गोविंदपुर गांव की एक श्री नरसिंह गोप की पत्नी थी श्रीमती जिरियावती देवी। इन्होंने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की भी रचना की। तो चंपारण में महात्मा गांधी और खादी के अर्थशास्त्र पुस्तक के रचनाकार अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की भी रचना किया था। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। गांधी टोपी राजा साहब। 1906 ईस्वी सीके सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो दोस्तों बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्री तेजेश्वर प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह ने 1906 ईस्वी में किया। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी राजेंद्र प्रसाद। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया। तो पटना विश्वविद्यालय विधेयक जो है प्रस्तुत किया कब? 1916 ईस्वी में शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में किया था। अब है दोस्तों ऐतिहासिक घटनाक्रम। आइए देखते हैं ऐतिहासिक घटनाक्रम। जैसे 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक आर्यों का बिहार में आगमन हुआ। 563 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म। 540 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी का जन्म। 583 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि निधन। 468 ईस्वी पूर्व स्वामी महावीर स्वामी का निधन। 544 ईस्वी पूर्व बिंबिसार द्वारा मगध के उत्थान और हर्यक वंश की स्थापना। हर्यक वंश की स्थापना दोस्तों बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व। उदयन द्वारा पाटलिपुत्र का प्रथम राजधानी के रूप में चयन 445 ईस्वी पूर्व में। 344 ईस्वी पूर्व नंद वंश की स्थापना महापद नंद के द्वारा किया गया था। 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। 261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था, अशोक के समय हुआ था। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक। 185 ईस्वी पूर्व की अगर हम बात करें दोस्तों तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा राजा बनने के अवसर पर शाक संवत का प्रारंभ किया गया, जिसे वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था। 635 ईस्वी में हुएनसांग की बिहार यात्रा। तो हुएनसांग की बिहार यात्रा 635 ईस्वी। 673 ईस्वी इत्सिंग का बिहार यात्रा। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में हुआ था। 1198 में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ पर विजय। तो बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ पर विजय 1198। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल अभियान था। गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान 1324-25 में। हालांकि फिरोज शाह का बिहार अभियान 1359 से 60 में रहा और सिकंदर लोदी का बिहार अभियान 1504 ईस्वी। तो सिकंदर लोदी का बिहार अभियान 1504 ईस्वी में साथियों। 1529 ईस्वी में बाबर द्वारा नोहानियों पर विजय। तो बाबर के द्वारा नोहानियों पर विजय 1529। हुमायूं का नोहानियों पर विजय 1532 में। और सूरजगढ़ की लड़ाई शेरशाह की जीत 1534 ईस्वी। 1539 चौसा युद्ध में शेरशाह की जीता। 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह की जीत, सूर्यवंश की स्थापना। तो सूर्यवंश की स्थापना 1540, जिसमें शेरशाह की कन्नौज युद्ध में विजय हुई 1540। 1541 ईस्वी में शेरशाह के द्वारा पटना का पुनर्निर्माण। तो शेरशाह के द्वारा पटना का पुनर्निर्माण 1541 ईस्वी में हुआ था। सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण 1545। तो शेरशाह के द्वारा मकबरा का निर्माण 1545। 1545 ईस्वी के बाद कलिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन हुआ था। 1576 अकबर का बिहार विजय। 1576 अकबर का बिहार विजय। 1616 ईस्वी मनेर के दौलत शाह के मकबरे का निर्माण। मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण 1616। 1621 ईस्वी में दोस्तों शाहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना और 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना। 1651 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना।
1666 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हो जाएगा और 1670 ईस्वी में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा। 1699 ईस्वी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी। फर्रुखाबाद सियर का बिहार में जो राज्याभिषेक हुआ था 1713 ईस्वी में दोस्तों, और 1717 ईस्वी में अंग्रेज कंपनियों का व्यापारिक एकाधिकार मिला। तो अंग्रेज कंपनियों को व्यापारिक एकाधिकार 1717 ईस्वी। 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां का बिहार का नवाब बना। 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां का निधन। 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां बिहार का नवाब और 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां का निधन। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 प्लास्टिक युद्ध। 1764 बक्सर का युद्ध। 1765 ईस्वी में दोस्तों इलाहाबाद की संधि हुई। 1770 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल। 1784 ईस्वी में गोलघर का निर्माण हुआ। तो गोलघर का निर्माण 1784 ईस्वी। बिहार में बहावी आंदोलन जो प्रारंभ होता है 1821 ईस्वी। बिहार में बहावी आंदोलन 1821। 1855-56 में संथाल विद्रोह। 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। लोटा विद्रोह। और 1857 ईस्वी में देवघर से बिहार में 1857 क्रांति का प्रसार। 1865 ईस्वी में पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन। 1874 ईस्वी में बिहार में अकाल। 1874 बिहार में अकाल। 1884 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में। 1884 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। 1899 से 1900 ईस्वी में बिरसा आंदोलन जिसके जो है नेतृत्व मुंडा विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना। 1908 ईस्वी में दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन। 1911 ईस्वी में बिहार प्रांत पृथक 1911 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा। 1912 ईस्वी में पृथक जो है बिहार प्रांत का गठन। 1912 ईस्वी। 1913 ईस्वी में पटना में सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन। 1914 ताना भगत आंदोलन। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। बिहार में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ भी 1916 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। 1919 ईस्वी में बिहार में खिलाफत आंदोलन। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन भी हुआ था। 1920 ईस्वी में बिहार में असहयोग आंदोलन। मजरूल हक के द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा विद्यापीठ की स्थापना। 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल की गठन। 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन। 1929 बिहार में नमक सत्याग्रह। 1930 बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1931 और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी में हुई। बिहार प्रांतीय चुनाव 1937 में हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र 1939 ईस्वी में। और फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा गठन 1940। फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा गठन 1940। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार में शामिल, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल। और पटना सचिवालय गोलीकांड जो 11 अगस्त 1942 में 7 छात्र इसमें शहीद हुए थे। आज़ाद दास्तान का गठन 1942 में। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 1946 और 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 को भारत औपचारिक रूप से स्वतंत्र हुआ। तो आधुनिक जो इतिहास है इसका, बिहार का जो आधुनिक इतिहास है यह पूर्ण रूप से यहाँ पर समाप्त होता है। इससे पहले हमने बिहार का परिचय देखे थे, फिर प्राचीन बिहार और फिर मध्यकालीन बिहार और फिर आधुनिक बिहार। इस तरह जो है बिहार के पूर्ण रूप से इतिहास का जो सेशन है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।